करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह साहब। और भूपेंद्र सिंह साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो सरकार के हथियार ही नहीं होते हैं बल्कि सरकार की ढाल भी होते हैं। बीजेपी में लंबे अरसे तक भूपेंद्र सिंह साहब सक्रिय रहे हैं, सांसद रहे, मंत्री बने और अब उस भूमिका में है कि आप ढाल भी हैं सरकार के और हथियार भी हैं, क्योंकि दौर अलग अलग चल रहा है। पार्टी के बाहर के अलावा अंदर से भी कई चुनौतियाँ मिल रही हैं। मंत्री होने के नाते मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि सरकार ने पिछले दिनों हाईकोर्ट में बात रखी नगरीय चुनाव इलेक्शन के बारे में, जिसमें ये कहा गया सरकार की तरफ से कि चुनाव जो होंगे वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसका बीजेपी विरोध करती आई है। आखिर ये परिस्थिति बनी कैसे? नहीं, देखिए, अभी ये निर्णय नहीं हुआ है कि चुनाव प्रत्यक्ष होंगे या अप्रत्यक्ष होंगे। भारतीय जनता पार्टी कि हमारी सरकार ने पिछले समय ये हम लोग विधेयक लेकर आए थे कि जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं वो प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाएं। चूँकि उसको एक्ट को लगभग 6 महीने हो गए थे और जब 6 महीने का समय हो जाता है विधानसभा से पारित नहीं हो पाता है तो वो स्वाभाविक रूप से शून्य हो जाता है, तो जो पुराना अधिनियम है वो प्रभावी हो जाता है। तो वर्तमान में पुराना अधिनियम प्रभावी हो गया, जिसमें अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कांग्रेस के समय ये प्रस्तावित थे। अभी चूँकि नगर पालिकाओं के नगरीय निकाय के चुनाव एकदम तात्कालिक रूप से होने की स्थिति नहीं है और इसलिए पार्टी ने, सरकार ने ये तय नहीं किया है कि चुनाव प्रत्यक्ष होंगे कि अप्रत्यक्ष होंगे। जब हम लोग ये तय कर लेंगे कि चुनाव प्रत्यक्ष होंगे कि अप्रत्यक्ष होंगे, उस तरह से हम लोग ऑर्डिनेंस लेके या विधानसभा में विधेयक के रूप में इसको करेंगे। इसलिए अभी इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी है। आने वाले समय में ये निर्णय होगा। यानी सर, अभी अप्रत्यक्ष प्रणाली पर इलेक्शन हो सकते हैं, बीजेपी इस बात पे विचार कर सकती है? दोनों पक्ष हैं, अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं और प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। दोनों तरह से मत लोगों के हैं और फिर अंत में निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी निर्णय करेगी उस आधार पर चुनाव होंगे। सर, तर्क क्या रहेंगे? क्योंकि हमने इससे पहले बीजेपी को हमेशा ये कहते सुना था कि अप्रत्यक्ष प्रणाली भ्रष्टाचार को रास्ता दिखाने वाली एक तरकीब है। कांग्रेस ने जब ये प्रणाली लेकर आया था, इंट्रोड्यूस किया था, तब आपकी तरफ से यही आरोप लगा करते थे। तो अब आप एक बार फिर से अप्रत्यक्ष की तरफ जा रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से इलेक्शन की तरफ, तो अभी जाने का तय नहीं हुआ है। अभी जाने का तय नहीं हुआ है। वो मैंने आपसे वही कहा कि अभी इस बारे में सरकार के स्तर पर कोई निर्णय नहीं हुआ है और इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव प्रत्यक्ष होंगे कि अप्रत्यक्ष होंगे। जब ये निर्णय होगा उसके बाद ही इसमें कुछ कहना ठीक होगा। बीजेपी का स्टैंड बहुत क्लियर था, प्रत्यक्ष प्रणाली ही चाहती थी। तो देखिए, कई बार जो परिस्थितियां होती हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, उसके आधार पर निर्णय होते हैं, परंतु अभी भारतीय जनता पार्टी ने ये तय नहीं किया कि अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। सर, ढेर सारे बदलाव हम देखने को मिल रहे हैं कि अलग अलग तरह के विचार भी आ रहे हैं। शायद ये आपका जो अभी तय नहीं हुआ है, ये इस बात का भी हो सकता है कि कई सारे लोग पार्टी के अप्रत्यक्ष प्रणाली चाहते हों। तो क्या जो अलग अलग विचार आ रहे हैं, वो चाहे अजय विश्नोई के हों, चाहे नारायण त्रिपाठी के हों, या फिर विंध्य से जो आवाज़ें आती हैं, क्या उन आवाज़ों का नतीजा है कि अब सबको सुनना बहुत ज़रूरी है? कई जगह नाराज़गी जो बीजेपी में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती थी, ये नाराज़गी भरे स्वर, जबकि वो नेता अजय विश्नोई हों जैसे लीडर्स जो हैं, गौरीशंकर बिसेन हों, ये सारे वो लीडर्स हैं जो पार्टी के रीढ़ कहे जाते हैं। तो अब क्या सबका सुनना या ऐसे स्टैंड भी लेना जो बीजेपी जिन पर पहले रही थी और अब उसको बदलना पड़ रहा है, तो क्या उसी का नतीजा है ये? देखिए, कोई भी हमारे माननीय विधायक अपनी राय रखते हैं, तो राय रखने का मतलब नाराज़ी नहीं होता है। वो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता से चुनकर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में सभी माननीय विधायकों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है और अगर कोई अपनी राय रखता है
तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब निर्णय होगा तो सबसे चर्चा के बाद और जो सहमति बनेगी उसके आधार पर निर्णय होगा। आमतौर पर होता नहीं है, चाहे अजय विष्णु ही हो, इतना मुखर होकर बात कर रहे हैं। नारायण त्रिपाठी पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाके पृथक विंद की बात करने लगे। इससे पहले विंद में भी अलग अलग विधायकों की तरफ से आवाज़ें आ रही थी, तो ये पहले पार्टी में देखा नहीं जाता था। ये शायद आपके लिए भी असहज होगा। देखिए, कोई भी, जैसे नारायण त्रिपाठी जी भी हैं, तो अगर उन्होंने ये बात कही है तो उसमें कोई, उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बात उन्होंने की, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। तो विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी में हमारे माननीय विधायकों को है। प्रश्न इस बात का है कि विचार व्यक्त करने का फोरम क्या है, और इसलिए विचार व्यक्त करने का जो फोरम है वो हमारी पार्टी लीडरशिप है। पार्टी का जो हमारा संगठन है उसमें ये बात हम लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। इसलिए सार्वजनिक रूप से कोई बात कहें तो वो उसके लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं। पार्टी में इसको लेकर कोई ऊहापोह जैसी स्थिति नहीं है, आपका ये कहना है? देखिए, विंद की बात अगर हम करें तो सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने विंद में जीती हैं इस चुनाव में जी। और इसीलिए जीती कि विकास भी सबसे ज़्यादा विंद क्षेत्र में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हुआ है, और इसीलिए इतनी सीटें हम लोग लगभग सारी सीटें जीत के आए। तो ये कहना ठीक नहीं है कि विंद का विकास नहीं हो रहा है। विंद के वो प्रोजेक्ट जो बरसों से रुके हुए थे, वो सारे प्रोजेक्ट हम लोगों ने किए हैं, काम किया है, और विंद में जनता में कोई इस तरह की बात नहीं है। और विंद हो चाहे बुंदेलखंड हो, ये सिर्फ राजनीतिक मांगें होती हैं। पब्लिक ये नहीं चाहती है कि अलग बुंदेलखंड बने, अलग विंद बने, ये पब्लिक नहीं चाहती। सर, आपका ये महत्वपूर्ण बयान है ये, यानी एक तरफ बीजेपी के विधायक डिमांड कर रहे हैं, पृथक बुंदेलखंड की बात हो रही है, और आप बिल्कुल स्टैंड क्लियर करके कह रहे हैं कि जनता नहीं मानती है, ये राजनीतिक या नेताओं की मांगे की होती हैं। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि अभी आप बुंदेलखंड में लोगों से पूछें कि बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए क्या, तो कोई नहीं कहेगा बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। सब कहेंगे कि हम मध्य प्रदेश के साथ रहना चाहते हैं। कोई हम नहीं चाहते। बुंदेलखंड राज्य का मतलब ये होगा कि आधा उत्तर प्रदेश होगा, आधा मध्य प्रदेश होगा। तो उत्तर प्रदेश के साथ हमारे प्रदेश के लोग नहीं जाना चाहते, और बुंदेलखंड में कोई ऐसे कारण नहीं है कि अलग राज्य की आवश्यकता हो। बुंदेलखंड का समुचित विकास हो रहा है, तो अलग राज्य का कोई मुद्दा बुंदेलखंड में नहीं है। लोगों ने प्रयास भी किए पर जनता का समर्थन नहीं मिला। यही जवाब आपका ये जवाब नारायण त्रिपाठी जी के लिए भी रहेगा? पृथक विंद की जो बात हो रही है, जो आंदोलन हो रहा है, देखिए, मेरा उनको जवाब देने का मतलब नहीं है। मेरा ये है कि विंद की जनता ये नहीं चाहती कि अलग विंद बने, और इसलिए चाहे विंद हो चाहे बुंदेलखंड हो, ये चाहते हैं कि जो वर्तमान में स्थिति है वही स्थिति रहे और हमारे क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि बहुत छोटे छोटे राज्य बनने से भी कोई विकास हो जाता हो, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। कई छोटे राज्य हैं जो विकास में बहुत पिछड़े हैं, कई बड़े राज्य हैं जो विकास में बहुत आगे हैं। तो वहाँ की परिस्थितियाँ, नेतृत्व, जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, रेवेन्यू है, इस सब पे डिपेंड करता है। और मध्य प्रदेश ने तो भुगता है, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद में बहुत सारे संसाधन वहाँ पर चले गए। लेकिन जब छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बन रहे थे तब बीजेपी पुरजोर पक्षधर थी कि छोटे राज्य होने चाहिए। अब वो क्या जो सोच है, विचार, वो बदल रहा है? नहीं, विचार नहीं बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज भी इस बात को मानती है, उसमें कहीं कोई वो नहीं है। पर छोटे राज्य का मतलब ऐसा भी ना हो कि मतलब इतना छोटा राज्य हो जाए कि वो विकास की दौड़ में पीछे रह जाए। राज्य का मतलब एक कम से कम 100 विधानसभा सीट का, 90 विधानसभा सीट का राज्य होता है। तो राज्य में संसाधन होते हैं। अब संसाधन अगर सारे निकल गए आपके, तो आपके पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा? और इसलिए बिना रेवेन्यू के किसी राज्य का विकास नहीं होता। तो छोटे राज्य उस सीमा तक ठीक है जिस सीमा तक
रेवेन्यू आता रहे, वहाँ के सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो बनी रहे, तब तक तो ठीक है। अब उससे नीचे हम जाते हैं तो फिर राज्य का विकास रुक जाएगा। ऐसे कई छोटे राज्य हैं जहाँ पर उनके कई ज़िले ऐसे हैं जो देश में सबसे पिछड़े हैं। तो इसलिए ये एकदम हम कह दें कि छोटे राज्य से विकास हो जाएगा, ऐसा नहीं मान सकते। वक्त भी काफ़ी बदला है, अब तो केंद्र सरकार भी डायरेक्ट शहरों और गाँवों को पैसा देती है, विकास के लिए देती, वक्त बदला है अभी। सर, पार्टी की बात चली है तो एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। एक चर्चा ये भी है कि पार्टी में अब पीढ़ी बदल हो रहा है, ये क्या सही है? नहीं, पीढ़ी बदल हो रहा है ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी भी दल में हम देखें तो समय के साथ परिवर्तन आता है। फर्क इस बात का है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी पहली पार्टी है जिसमें नेतृत्व ने ये तय किया कि 75 साल से ऊपर जो लोग भी हैं वो चुनाव की राजनीति में नहीं रहेंगे, बाकी पार्टी संगठन, पार्टी के लिए काम करना, एक मार्गदर्शक की भूमिका, वो सब रहेगी। ये देश के किसी अन्य दल में नहीं है। परिवारवाद जिस तरह से देश की अन्य पार्टियों में है, भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी पार्टी जिसने ये तय किया कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। और आपने देखा होगा कि चुनाव में पूरे देश में, प्रदेश में इस बात का ध्यान रखा गया कि परिवार के लोगों को परिवारवाद के आधार पर चुनाव में टिकट ना दिए जाएं। कहीं एकाध रेयर कोई उदाहरण हो सकता है, परंतु ये लाइन लगभग पार्टी ने इसका पालन किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में है। यानी अगला जो इलेक्शन होगा और जिस तरह का दौर चल रहा है, तो ये माना जाए कि जिन लोगों के पास में अभी जो पदों पर नहीं है, महत्वपूर्ण पदों पर नहीं है और वो सामान्य से कार्यकर्ता की तरह काम कर, सीधा सवाल करता हूँ, मंत्री नहीं बन पाए हैं, कई सारे सीनियर लीडर्स हैं, क्या अब उनको मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए? नहीं, मैंने जैसा पहले कहा कि जिनकी 75 वर्ष की आयु हो गई है, ये पार्टी ने लाइन तय की है, कोई ये मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए। और उनकी भूमिका बदल सकती है, पर चुनावी राजनीति से वो हटके और संगठन में काम कर सकते हैं, संगठन में मार्गदर्शन कर सकते हैं, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। परंतु चुनावी राजनीति 75 साल से ऊपर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक गाइडलाइन बनाई है और उसका अभी तक पालन हो रहा है। आगे भी होगा, यानी मैं अगले इलेक्शन के बारे में कर रहा हूँ। और ये यदि ये लागू होता है तो क्या ये उन लोगों पर भी होगा जो बीजेपी में नए नए आए हैं, महत्वपूर्ण पदों पर हैं? सिंधिया खेमा, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो 75 के आसपास में हैं या क्रॉस करने वाले या दहलीज पर हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जो आ गया उसको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर ही चलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन पर चलना पड़ेगा, और जो लोग आए हैं वो चलते ही। सिंधिया जी के दौरे शुरू हुए हैं, बिल्कुल उसमें सिंधिया का असर इफेक्ट भी कहते हैं, जिसको मीडिया में ये कहा जाता है। सिंधिया की रैली में सिंधिया इफेक्ट भी नज़र आता है, भारी भीड़ भाड़, ताम झाम, नारेबाजी। बीजेपी की परंपरा नहीं, खैर उनका अलग है, आपने उसको स्वीकारा भी है कुछ हद तक। लेकिन सिंधिया जी जब से सक्रिय हुए हैं तो जिस खास एरिया में सक्रिय उनको किया गया है, मालवा में, कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ये तो कैलाश जी के जो प्रभाव वाला क्षेत्र है वहाँ पर हस्तक्षेप है, और सिंधिया की ये तासीर रही है कि वो अपने मन से काम करना चाहते हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन से माननीय सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उस दिन से लेकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं को लेकर, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को लेकर सिंधिया जी ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी परंपराएं हैं, प्रक्रिया है, विचारधारा है, उसका पालन किया है।
और एक आदर्श कार्यकर्ता के रूप में वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं और अब वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं। और इसलिए सिंधिया जी आज जो कुछ भी कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि सिंधिया जी किसी को कमज़ोर करने के लिए या किसी को बढ़ाने के लिए, ये सब नहीं। भारतीय जनता पार्टी नेताओं के कार्यक्रम तय करती है और उसी के अंतर्गत जो जन आशीर्वाद यात्राएं पूरे देश में निकाली जा रही हैं, उनमें हमारे केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो उसी के अंतर्गत माननीय सिंधिया जी को ये दायित्व दिया गया है और वो यात्रा निकल रही है। कांग्रेस के निशाने पर हैं सिंधिया जी इस वक्त में, कह रहे हैं नेतृत्व को चुनौती, प्रदेश बीजेपी नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में चूँकि ये परंपरा है, कांग्रेस में तो सब अलग अलग नेता हैं। एक तरह से कांग्रेस जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अपनी अपनी एमडी सिर्फ है, अपनी अपनी कंपनी है, उसमें अपने अपने लोग हैं। तो उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी में कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति हो, अंतिम निर्णय पार्टी का ही होता है। और इसलिए अनेक उदाहरण पूर्व के ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों के अनुमान थे उससे हटके बड़े निर्णय और कठोर निर्णय लिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में निर्णय की जो प्रक्रिया है वो एक परिपक्व प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया कई दौर से गुजर के पूरी होती है। इसलिए उसमें कभी निर्णय में कमी नहीं रहती। निर्णय में कमी नहीं। और ये निर्णय भी ले लिया गया है कि 23 की तैयारी धुआंधार तरीके से शुरू कर दी जाए, क्योंकि अब 22 में जो हम देखते आए हैं पिछले 15-20 सालों में, एक साल पहले बीजेपी बहुत धुआंधार तैयारियां शुरू कर देती है और हर इस तरह की कैंपेन में आप प्रमुख रणनीतिकार की भूमिका निभाते हैं, प्रमुख भूमिका में रहते हैं। तो क्या 22 में क्या होने वाला है सर? देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी जीवंत संगठन है। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गए तो चुनाव में हम फिर लोगों के बीच में जाने लगे और चुनाव की बात करने लगे। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 12 महीने कार्यक्रम होते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण से लेके जन समस्याओं को लेकर, विचारधारा को लेकर, सब चीज़ों को लेकर पार्टी में 12 महीने कार्यक्रम होते हैं। और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो माननीय शिवराज जी जब से मुख्यमंत्री हैं तब से वो 12 महीने चुनाव लड़ते हैं। कभी भी एक दिन ऐसा नहीं लगता कि कल चुनाव ना हो। तो माननीय शिवराज जी आज भी चुनाव में अगर 2 साल हैं तो आज भी वो दिन में 10 सभाएं करते, 10 कार्यक्रम करते, 20 कार्यक्रम करते हैं जो लोग चुनाव में करते हैं। तो मध्य प्रदेश में तो माननीय शिवराज जी हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं और इसलिए यहाँ तो 12 महीने हम लोग तैयार रहते हैं और बाकी जगह भी ये स्थिति है। तो डिपार्टमेंट को लेकर भी आपकी काफ़ी तैयारी होंगी। प्रमुख विभाग है, नगरीय प्रशासन विभाग है, इलेक्शन नहीं हो पा रहे नगरीय निकायों के, लेकिन डिपार्टमेंट ने काफ़ी तैयारी करके रखी है। लेकिन ये चुनौती कैसे होगी सर? कोविड काल में रेवेन्यू बहुत कम आया है, नगरीय निकायों के हालात बहुत ख़राब है, कई जगह तनख्वाह को लेकर भी बड़ी मारामारी होती है, लेट लतीफ़ी हो रही है। तो ऐसे में अब नगरों का विकास कर पाना कितना मुमकिन हो पाएगा? देखिए, नगरों की अगर हम बात करें तो हमारी सरकार आने के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी नगर पालिका की समय पे तनख्वाहें ना मिली हो। समय पे सबको सैलरी हमारी सरकार में मिली है। कांग्रेस के समय 6-6 महीने सैलरी नहीं मिलती थी। दूसरा, नगरों के विकास के लिए माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो काम हुआ है वो मैं समझता हूँ कि देश के कम राज्यों में वो काम हुआ है और उसी का परिणाम है कि आज स्वच्छता के मामले में इंदौर हमारा पिछले 4 बार से नंबर 1 है। अभी जो वाटर रिसाइकिल को लेकर देश में चयन हुआ उसमें भी हमारा इंदौर नंबर 1 है।
देश की जो राजधानियां हैं उन राजधानियों में हमारा भोपाल तीसरे स्थान पर है। तो अभी स्मार्ट सिटियों की रैंकिंग हुई, उस स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में मध्य प्रदेश को 11 अवार्ड मिले हमारे प्रदेश को। तो स्वच्छता के मामले में और विकास के मामले में नगरीय क्षेत्रों में तेज़ी से काम हुआ है और इसीलिए लगातार हम लोग नंबर 1 देश में आज हैं। चाहे स्वच्छता का मामला हो, चाहे कोई भी योजना हो, उसमें हम लोग नंबर 1 मध्य प्रदेश में आज देश के अंदर हैं। तो ये इसलिए संभव हो सका कि माननीय स्वराज जी के नेतृत्व में पिछले वर्षों में, अभी कोरोना काल को हम छोड़ दें, कोरोना काल में कठिनाई है निश्चित रूप से, जो नगरों का विकास हुआ है वो कांग्रेस के 50 वर्ष के शासन में नहीं हुआ, जो हम लोगों ने पिछले 15 वर्ष के अंदर किया है। और अभी भी नगरों के विकास के लिए हम लोग लगातार जो भी रिफॉर्म हो सकते हैं वो रिफॉर्म हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि नगरीय जो हमारे संस्थाएं हैं उनकी आमदनी भी बढ़े, आय के स्रोत भी बढ़े और वो जनता के लिए अच्छा काम कर सकें। इसको लेकर हम लोगों ने अनेक रिफॉर्म किए हैं। अभी आने वाले समय में और रिफॉर्म कर रहे हैं। हम नगरों के विकास को लेकर कल ही हमने कार्यशाला की। कार्यशाला में हमने माननीय विधायकों को बुलाया, माननीय हमारे एक्स मेयर हैं, बिल्डर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको बुलाया और हमने 3.5 घंटे तक बैठ के उनको सुना कि नगरों के विकास में हम लोगों को और किस तरह से काम करना चाहिए और क्या क्या नगरों के विकास के लिए आवश्यक है। अनेक सुझाव आए। उसके आधार पर हम लोग जो नियम प्रक्रिया है उसमें जो और सुधार करने की आवश्यकता होगी वो करेंगे और नगरीय निकायों की आय बढ़े, इसको लेकर भी अनेक निर्णय हम लोग आगे चल के पहले भी लिए हैं, आगे चल के भी लेने वाले हैं। तो नगरीय निकायों की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ होगी और जो विकास के काम हैं जो थोड़े कोरोना में प्रभावित हुए हैं उनको हम आने वाले इन 2 वर्षों में तेज़ी के साथ करेंगे। तो ये जो कोरोना की वजह से जो राजस्व प्रभावित हुआ है, क्या इसका असर बड़े प्रोजेक्ट्स पर आने वाला है? मेट्रो प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए उसमें लगना भी बाकी नहीं, इनमें असर इसलिए नहीं आने वाला है कि इसमें जो अधिकांश फंडिंग है वो बैंकों से फाइनेंस है, बैंकों के थ्रू फाइनेंस है। राज्य का शेयर है तो वो हम लोग समय पर शेयर दे रहे हैं। बाकी तो अधिकांश बैंकों से फाइनेंसिंग है, तो फाइनेंस सब हो गया है। तो सिर्फ फंड का कोई इसमें कारण नहीं है। और भोपाल मेट्रो का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इंदौर के मेट्रो के काम में बीच में कुछ रुकावट आई थी, वो भी अब दूर हो गई है और उसमें भी तेज़ी से काम चल रहा है। काम तेज़ी से चल रहा है सर। और ऐसा लगता है कि ये आने वाले जो 2 वर्ष हैं, चुनावी वर्ष होने वाले हैं, उपचुनाव भी हैं, नगरीय निकाय का इलेक्शन भी आपके डिपार्टमेंट में आता है, आप जिम्मेदारी भी निभाने वाले हैं। उसके बाद फिर विधानसभा के इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो बड़ा भारी वक्त आने वाला है। हालांकि आप का इन दिनों जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, आप बहुत एक्टिव पहले से ही नज़र आ रहे हैं। तो आने वाले वक्त में, उससे पहले जो आपको सेमीफाइनल में उतरना है उपचुनाव में, जो बहुत जल्दी होने वाले हैं लोकसभा का और विधानसभा की खाली सीटों पर, इसके लिए कितने तैयार हैं और क्या रणनीति आपने अपनाई है? नहीं, पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और पार्टी की तैयारी काफ़ी दिन से चल रही है। हर विधानसभा उपचुनाव हम लोग जीतें, ये पार्टी का प्रयास है। लोकसभा जीतें, ये पार्टी का प्रयास है और मुझे विश्वास है कि ये चुनाव हम लोग जीतेंगे। आपके साथ में ऐसा नहीं होता कि आप कोई जिम्मेदारी निभाए और उसमें कुछ कमी निकल जाए, लेकिन दमोह इलेक्शन में हार मिली पार्टी को, आपकी जवाबदारी भी थी? नहीं, देखिए, दमोह इलेक्शन में कोई अकेले मेरी जवाबदारी हो ऐसा नहीं है, पर कार्यकर्ता के नाते सभी की जवाबदारी होती है। दमोह इलेक्शन की कुछ परिस्थितियां इस तरह की बनी कि जिसके कारण हम लोग चुनाव हार गए और वो परिस्थितियां सब स्थानीय थी। बाकी जगह ऐसी परिस्थितियां नहीं है और
दमोह में जो भी चीज़ें हम लोगों को कहीं कमी लगी होगी तो इन चुनाव में हम लोग ठीक करेंगे उसको। तो ये सर हम शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आगे जिस तरह आपने हर काम जिस काम में हाथ डाला है, तरक्की हासिल की है, आगे भी आप तरक्की हासिल करें। सियासत का हालांकि मैदान है, दोनों तरफ के पड़लों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भूपेंद्र सिंह साहब हमारे साथ मौजूद थे, कई सारे चीज़ें उन्होंने बताई है, बेबाकी से बात रखी है पार्टी को लेकर, सरकार को लेकर, बीजेपी की तैयारियों को लेकर। ऐसे ही बेबाक विचारों के लिए भूपेंद्र सिंह जाने जाते हैं और बात ही बात में आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने कई नई बातें की हैं, कई नए खुलासे किए हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। सभी प्रकार के कैंसर का सुरक्षित व विश्वसनीय इलाज अब एक ही छत के नीचे। पालको मेडिकल सेंटर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, कैंसर मुक्त समाज बनाने की ओर कार्यरत। प्राकृतिक आपदा